नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से रिवीजन क्लास देखेंगे दोस्तों आज की 5 और इससे पहले की जो क्लासेस हैं उनको आप ज़रूर देखें। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो कि अब जो है परीक्षा जो है आपकी नज़दीक है दोस्तों, तो इसलिए अधिक से अधिक जो है आप लोग प्रैक्टिस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का। पहला क्वेश्चन क्या है इसका आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज़ नॉन फॉर वेसेक्स नोबल्स। चलिए आंसर कीजिए। पहला है आपका ऑप्शन देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉन कीट्स, थॉमस हार्डी या फिर नन ऑफ दीज। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों वेसेक्स नोबल जो है रेफर्स टू वर्क बाय थॉमस हार्डी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा थॉमस हार्डी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेसेक्स नोबल रेफर्स टू वर्क्स बाय थॉमस हार्डी सेट इन द फिक्शनल रीजन ऑफ वेसेक्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी थॉमस हार्डी की बात करें तो दोस्तों आप थॉमस हार्डी से आप सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, तो जैसे इनका जो बॉर्न है कब हुआ और इनकी डेथ कब हुई, ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको सारे ध्यान में रखने हैं और मैं प्रत्येक रिवीजन क्लास में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अधिक से अधिक दोस्तों आपको रिवीजन करना है, अब समय कम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए थॉमस हार्डी की बात हो रही है तो इनका जन्म आपको पूछा जा सकता है, बॉर्न। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1840 में। ठीक है, और डेथ की बात करें तो इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1928 में। ठीक है, बाकी इनके वर्क्स की बात करें, सारे वर्क्स आपने पढ़े हैं, जैसे आपका फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ठीक है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ठीक है, जूड द ऑब्सक्योर, ठीक है, द वुडलैंडर्स। ठीक है, ये वुडलैंडर्स ध्यान रखेंगे, द वुडलैंडर्स आपको पूछ लिया जाएगा किसका वर्क है। ठीक है, द वुडलैंडर्स, ठीक है, वुडलैंडर्स। ठीक है, द वुडलैंडर्स किसका वर्क है, ये भी आपका थॉमस हार्डी का है। तो आपको सारे फैक्ट दोस्तों ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अ बैलेट स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, आपको बताना है बैलेट में दोस्तों कितने स्टेंजा होते हैं, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन देखिए, 6 लाइन्स, 4 लाइन, 5 लाइन्स या फिर 7 लाइन्स। चलिए आंसर कीजिए। बैलेट में दोस्तों कितने लाइन्स होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 लाइन्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है बैलेट किसे कहते हैं दोस्तों। बैलेट जो है आपका क्या होता है, एक नैरेटिव सॉन्ग या नैरेटिव पोएम होती है। ठीक है, ठीक है, नैरेटिव पोम या कह सकते हैं आप नैरेटिव सॉन्ग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियन जगलर्स इज एन ऐसे रिटन बाय। ठीक है, आपको बताना है इंडियन जगलर्स ऐसे है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, पीवी सैले, जॉन कीट्स, विलियम हैजलिट या फिर चार्ल्स लैम्ब। चलिए आंसर कीजिए। मैंने आपको पहले भी ये कई बार बता रखा है, इंडियन जगलर्स जो है ये एक ऐसे है दोस्तों, एक निबंध है। और किसने लिखा है इसको, इसको लिखा है विलियम हैजलिट ने। ठीक है, ऑप्शन सी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों हैजलिट की बात करें तो हैजलिट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों, कब हुआ था हैजलिट का, 1778 में। ठीक है, 1778 में जन्म हुआ था हैजलिट का। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक, बाकी इनकी डाइट की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1830 में। ठीक है, मैं हर राइटर का आपको जो है बॉर्न और डाइट जो है बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, बाकी जो है इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं विलियम हैजलिट के, आप सभी ने पढ़े हैं। ठीक है, जैसे आपका द राउंड टेबल हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल एसेज हैं इनके, ठीक है, टेबल टॉक हो गया, ठीक है, द लाइफ ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले, तो ध्यान रखेंगे आपको पूछ लिया जाएगा द लाइफ ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट रिटन बाय। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा विलियम हैजलिट। ठीक है, साथ ही साथ इनका वर्क है दोस्तों एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शंस। ठीक है, और ये भी इन्हीं का वर्क है।
तो ये सारे वर्क्स इनको ध्यान में रखने, जैसे आपका द स्पिरिट ऑफ द एज भी इनका वर्क है। ठीक है, तो सारे वर्क्स दोस्तों विलियम हैजलिट के आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। 4 है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल्स। ठीक है, आपको फादर बताना है हिस्टोरिकल नोवेल्स का। ऑप्शन देखिए हेनरी फील्डिंग, वॉल्टर स्कॉट, जेन ऑस्टिन या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल्स किसको कहा जाता है, तो आप जानते हैं दोस्तों वॉल्टर स्कॉट। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है हु वॉज एडिक्टेड टू ऑपियम टेकिंग। चलिए आंसर कीजिए, ऑपियम यानी कि अफीम, कौन था यहाँ पर जो अफीम का सेवन करता था, कौन सा राइटर था, विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. एलियट, एस.टी. कॉलरिज या फिर जॉन कीट्स। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा बताइए। ऑपियम ईटर। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। ऑपियम ईटर यानी कि क्या हो जाएगा, अफीम खाने वाला। तो कौन सा राइटर, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर एस.टी. कॉलरिज। ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलरिज दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑपियम ईटर, और साथ ही साथ आप जानते हैं ऑपियम ईटर यानी कि रेफर्स टू समवन हु कंज्यूम ऑपियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एस.टी. कॉलरिज की बात करें तो एस.टी. कॉलरिज जो है दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1772 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, और डेट की बात करें तो इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1834 में। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं आपको दोस्तों ध्यान रखने। ठीक है, सारे पढ़े हैं आपने, द राइम ऑफ द अनसेंट मैरिनर, ठीक है, डिजेक्शन एंड ओड, कुबला खान, ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं एस.टी. कॉलरिज के वर्क्स। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, द लाइन फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर इज फ्रॉम शेक्सपियर्स। तो आपको बताना है दोस्तों ये लाइन्स आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, ऑथेलो, हैमलेट, मैकबेथ या फिर किंग लेयर। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 का। फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, यानी कि जो अच्छा यानी कि जो सही दिखता है वह बुरा है और जो बुरा दिखता है वो अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी नहीं होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका किस में से है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का। क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर, मैकबेथ। ठीक है, शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ से है दोस्तों ये, तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है आपको। 7 है दोस्तों, कल्चर एंड एनार्की वॉज रिटन बाय। चलिए आपको सभी ने पढ़ा है, कल्चर एंड अनार्की जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, W.B. ईट्स, मैथ्यू अर्नल्ड, T.S. एलियट या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, कल्चर एंड अनार्की जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है दोस्तों, किसने लिखा है इसको, मैथ्यू अर्नल्ड ने। ठीक है, ऑप्शन बी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल्चर एंड अनार्की जो है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये कब जो है लिखा गया था, ये पूछ लिया जाएगा आपको। ये 1869 में इसको लिखा था मैथ्यू अर्नल्ड ने। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, एक ऐसे है दोस्तों, एक निबंध है। ठीक है, क्या है, ऐसे है। ठीक है, यानी कि निबंध है, यानी कि इसका मतलब हो गया संस्कृति और अराजकता। ठीक है, कल्चर एंड अनार्की का मतलब होता है संस्कृति और अराजकता। ये निबंध किसने लिखा है, मैथ्यू अर्नल्ड ने लिखा है दोस्तों। कब लिखा, 1869 में। ठीक है, बाकी बात करें मैथ्यू अर्नल्ड की, तो मैथ्यू अर्नल्ड दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था 1822 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। ठीक, साथ ही साथ इनके डाइट की बात करें तो इनकी जो डेथ हुई थी दोस्तों 1888 में हुई थी। कब हुई थी, 1888 में। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट वर्क्स इनके आप जानती हैं, डॉबर बीच जो है इनका वर्क है, सोहराब एंड रुस्तम इनका वर्क है, लिटरेचर एंड डोगमा इनका वर्क है, स्कॉलर जिप्सी इनका वर्क है। ठीक है, ऐसे इन क्रिटिसिज्म इनका वर्क है। तो सारे वर्क्स मैथ्यू अर्नल्ड के अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं, डॉबर बीच, सोहराब एंड रुस्तम, ठीक है, स्कॉलर जिप्सी, ठीक है, ऐसे इन क्रिटिसिज्म, लिटरेचर एंड डोगमा, ठीक है, सारे आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है,
चलिए, अब अधिक से अधिक दोस्तों समय कम है तो आप अधिक से अधिक जो है प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको दोस्तों ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। कुछ नया मत पढ़ें और अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड इज अ लाइन फ्रॉम, ये लाइंस कहाँ आपको देखने को मिलती हैं, टू ऑटम और टू द वेस्ट विंड, स्काईलार्क या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 8 का? इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, इसका मतलब क्या हो गया, अगर सर्दी आती है तो क्या बसंत दूर हो सकता है। तो ये कहाँ से हैं दोस्तों लाइंस, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इज अ फेमस लाइन फ्रॉम पीबी शैलीज पोएम ओड टू द वेस्ट विंड, ठीक है। ओड टू द वेस्ट विंड की लाइनें हैं दोस्तों ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओड टू द वेस्ट विंड किसकी पोएम है, ये है दोस्तों पीबी शैली की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओड टू द वेस्ट विंड दोस्तों ये एक रोमांटिक पोएम है, ठीक है। कैसी पोएम है ये कि रोमांटिक पोएम है और साथ ही साथ इसको लिखा गया था 1819 में और ये पब्लिश हुई थी दोस्तों 1820 में, ठीक है। रिटन हुई थी आपका 1819 और पब्लिश हुई थी 1820, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, द फिगर अ पोएम मेक्स इज एन ऐसे बाय, तो आपको बताना है द फिगर अ पोएम मेक्स इज एन ऐसे बाय, किसका ऐसे है दोस्तों ये, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, कीट्स का, बेकन का या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, द फिगर अ पोएम मेक्स किसका ऐसे है बताना है, आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ऐसे है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। द फिगर अ पोएम मेक्स जो है किसका ऐसे है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, ठीक है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोस्तों आप जानती हैं ये अमेरिकन पोएट हैं, ठीक है, अमेरिकन पोएट, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनका आपको बॉर्न पूछा जा सकता है, इनका जन्म हुआ था 1874 में, इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कैलिफोर्निया में इनका जन्म हुआ था। और डाइट की बात करें तो 1963 में इनकी डेथ हुई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। और साथ ही साथ दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपका, कौन सा पूछा जाता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इनको जो है पुलिट्जर प्राइज मिले थे, कितने मिले थे, 4 जो है पुलिट्जर प्राइज मिले थे इनको। और ध्यान रखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ओनली पोएट टू विन 4 पुलिट्जर प्राइजेस फॉर पोइट्री, इनको 4 पुलिट्जर प्राइज मिले थे, सॉरी पुलिट्जर, ठीक है, पुलिट्जर प्राइजेस मिले थे, कितने मिले थे, 4 मिले थे दोस्तों। ये पूछे जाते हैं कब मिले थे और किसके लिए मिले थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इनके पुलिट्जर प्राइज से। तो पहला इनको जो पुलिट्जर प्राइज मिला था, ठीक है, तो पहला जो मिला था कब मिला था ये आपको पूछा जाता है, पहला मिला था 1924 में, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है 1924, 1931 एंड 1937 और चौथा जो मिला था 1943 में मिला था, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। ये 4 जो है पुलिट्जर प्राइज मिले थे दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, ठीक है। जो फर्स्ट वाला मिला था किसके लिए मिला था, न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था, ठीक है, न्यू हैम्पशायर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था पहला। दूसरा जो मिला था कलेक्टेड जो है कलेक्टेड पोएम के लिए मिला था, ठीक है, कलेक्टेड पोएम के लिए मिला था, ठीक है। तीसरा जो मिला था 1937 में, ये मिला था अ फर्दर रेंज के लिए, ठीक है, फर्दर, द फर्दर रेंज, ठीक है, फर्दर रेंज के लिए मिला था। और चौथा जो मिला था इनको 1943 में अ विटनेस ट्री के लिए मिला था, अ विटनेस ट्री, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये 4 जो है इनको पुलिट्जर प्राइजेस मिले थे दोस्तों, जो पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। इसी प्रकार से याद रखना है 1924 में पहला मिला था न्यू हैम्पशायर के लिए, दूसरा मिला था 1931 कलेक्टेड पोएम के लिए,
तीसरा मिला था इनको 1937 में अ फर्दर रेंज के लिए, और 1943 में मिला था अ विटनेस ट्री के लिए। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आप सभी जानते हैं, द रोड नॉट टेकन हो गया, ठीक है, मेंडिंग वॉल हो गया, फायर एंड आइस हो गया, ब्रिजेज हो गया। तो सारे वर्क्स इनके आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इन विच टू लैंग्वेजेस डिड फ्रांसिस बेकन रोट। अब फ्रांसिस बेकन कौन से दो लैंग्वेज में लिखते थे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है। पहला देखिए, इंग्लिश एंड फ्रेंच, इटालियन एंड लैटिन, इंग्लिश एंड इटालियन, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों राइट आंसर। इन विच टू लैंग्वेजेस डिड फ्रांसिस बेकन रोट, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, याद रखेंगे, इटालियन एंड लैटिन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, फ्रांसिस बेकन जो है ये दो लैंग्वेजेस में लिखते थे, इटालियन और लैटिन। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है ऑप्शन में पूछे जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इटालियन और लैटिन याद रखना है। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों फ्रांसिस बेकन की बात हो रही है, तो फ्रांसिस बेकन के बारे में आप जानते हैं, इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1561 में हुआ था। कई बार पूछा गया है, फ्रांसिस बेकन का पूछा जाता है। ठीक है, और डेट की बात करें तो 1626 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों इनको जो है फादर कहा जाता है दोस्तों इंग्लिश एसे का, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फ्रांसिस बेकन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे। ठीक है, क्लियर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आप जानती हैं। ठीक है, नोम आर्गनम इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, न्यू अटलांटिस हो गया, ठीक है, द विजडम ऑफ द अनसेंट्स हो गया, ठीक है, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया, सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा पहला, इसका आंसर करना है। पहला है दोस्तों, पक इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले। तो ये क्वेश्चन तिबारा जो है तीसरी बार आ चुका है क्वेश्चन, तो आपको बताना है पक जो कैरेक्टर है दोस्तों, ये शेक्सपियर के किस प्ले में देखने को मिलता है। ऑप्शन देखिए, रोमियो एंड जूलियट, एज यू लाइक इट, और मिडसमर नाइट्स ड्रीम, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। मैंने आपको दूसरे या तीसरे में बताया था इसके बारे में। तो पग जो है दोस्तों, ये सेंट्रल कैरेक्टर है दोस्तों शेक्सपियर की कॉमेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडी और मिडसमर नाइट ड्रीम का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पग इज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स कॉमेडी और मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे ऑन गोइंग अ जर्नी। ठीक है, ऑप्शन देखिए, लैम्ब, विलियम हैजलिट, कीट्स, नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे ऑन गोइंग अ जर्नी। ठीक है, ऑन गोइंग अ जर्नी एक ऐसे है दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया है, इसको आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें। ऑन गोइंग अ जर्नी ये किसका ऐसे है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, विलियम हैजलिट। ठीक है, विलियम हैजलिट का ऐसे है दोस्तों ये, ऑन गोइंग अ जर्नी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों विलियम हैजलिट का मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, इनका बॉर्न पूछा जाता है, इनका जन्म पूछा जाता है। ठीक है, 1778 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, साथ ही साथ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे द राउंड टेबल पूछ लिया जाएगा आपको, द राउंड टेबल। ठीक है, द राउंड टेबल। ठीक है, द राउंड टेबल कब आया था इनका पूछ लिया जाएगा, तो 1817 में आया था, 1817 में आया था। ठीक है, द राउंड टेबल। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों टेबल टॉक हो गया, इन्हीं का वर्क है। ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले जो है ये भी इनका वर्क है, 1817 में आया था। ठीक है, साथ ही साथ द प्लेन स्पीकर, PLAIN, प्लेन स्पीकर। ठीक है,
SPEAKER, प्लेन स्पीकर, ये भी इन्हीं का वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ द स्पिरिट ऑफ द एज इनका वर्क है। ठीक है, लाइफ ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट बताया था, ये सारे इन्हीं के वर्क्स हैं। ठीक है, अच्छे से आपको विलियम हैजलिट को तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। और विच नोवेल बाय थॉमस हार्डी बिगिंस विथ द हीरो सेलिंग हिज वाइफ एंड डॉटर टू ए सेलर हु इज ऑन हिज वे टू कनाडा। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि थॉमस हार्डी के किस वर्क में आपको देखने को मिलता है जहाँ पर हीरो जो है अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को जो है क्या कर देता है, सेलर को बेच देता है। तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 का द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज आपको पूछा जा सकता है कब पब्लिश हुआ था इनका वर्क और कब इसको लिखा गया था। ठीक है, दोनों चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज रिटर्न कब हुई थी, अगर आपको रिटर्न पूछ लिया जाएगा तो रिटर्न याद रखेंगे 1885 में रिटर्न हुआ था। ठीक है, और पब्लिश की बात करें तो ये पब्लिश हुआ था दोस्तों 1886। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1886 में पब्लिश हुआ था, 1885 में लिखा गया था। ठीक हो गया। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसका आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिएटर ऑफ एलिजाबेथन एज। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो थिएटर है दोस्तों एलिजाबेथन एज का काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिएटर था एलिजाबेथन एज का। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, द रोज, द ग्लोब थिएटर, द थिएटर या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिएटर ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिएटर कौन सा था, तो आप सभी जानते हैं ग्लोब थिएटर। ठीक है, द ग्लोब थिएटर, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि द ग्लोब थिएटर जो है इसको किसने जो है बिल्ड किया। ठीक है, तो ये पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, किसने बिल्ड किया इसको, द ग्लोब थिएटर को। तो ध्यान रखेंगे, द ग्लोब थिएटर इज अ एलिजाबेथन प्ले हाउस इन लंदन built in 1599 by विलियम शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। ठीक है, किसके द्वारा इसको बिल्ड किया गया था, एक्टिंग कंपनी थी दोस्तों। ठीक है, शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी, नेम क्या था एक्टिंग कंपनी का, ये पूछा जाता है द लॉर्ड चैम्बरलिन चैम्बरलिन्स मैन। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये एक एक्टिंग कंपनी थी दोस्तों विलियम शेक्सपियर की। साथ ही साथ ये कब बिल्ट हुआ था, ईयर पूछा जा सकता है। ठीक है, ईयर भी ध्यान रखेंगे, बिल्ट हुआ था 1599 में। ठीक है, मैं यही चीज़ आपको कई बार बता चुका हूँ, ध्यान रखेंगे। द ग्लोब थिएटर इज ए एलिजाबेथन प्ले हाउस इन लंदन बिल्ट इन 1599 बाय विलियम शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि ग्लोब थिएटर जो है कब यहाँ पर आग लगी थी ग्लोब थिएटर में, बर्न डाउन। ठीक है, BURNED, बर्न डाउन। तो ये कब आग लगी थी ग्लोब थिएटर में, ये पूछा जाता है। तो 1613 में, 1613 में ग्लोब थिएटर में जो है दोस्तों आग लगी थी। और पूछा जाता है कि ग्लोब थिएटर फिर रिबिल्ड कब हुआ था। ठीक है, रिबिल्ड, तो रिबिल्ड हुआ था अगले ही ईयर में, रिबिल्ड हो गया था 1614 में। ठीक है, 1614 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों ग्लोब थिएटर से, आपको ध्यान में रखना है कब ग्लोब थिएटर बिल्ड हुआ, कब ग्लोब थिएटर में आग लगी। ठीक है, और कब रिबिल्ड हुआ। ठीक है, और इसको किसने बिल्ड किया ये भी मैंने आपको बता दिया, विलियम शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों। हु वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। हु वॉज द मेंबर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का मेंबर यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, चार्ल्स मैरियट, थॉमस हक्सले, जॉन केबल या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर करना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर।
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर थॉमस हक्सले। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज अ 19th सेंचुरी मूवमेंट। ठीक है, ये कब का मूवमेंट है आपका? 19th सेंचुरी का मूवमेंट है और इसके पूछे जाते हैं पोएट्स। ठीक है, यानी कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जो पोएट्स थे कौन कौन थे। ठीक है, एक तो आपका थॉमस हक्सले हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर एक पूछा जाता है हेनरी न्यूमैन। ठीक है, हेनरी न्यूमैन। ठीक है, हेनरी न्यूमैन ये भी आपके ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के पोएट है। ठीक है, ये पूछा गया था हेनरी न्यूमैन। साथ ही साथ दोस्तों आर्थर ह्यू क्लॉक। ठीक है, ये भी आपके जो है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से थे, आर्थर ह्यू क्लॉक, CLOUGH, आर्थर ह्यू क्लॉक। या फिर इसके बाद अगला जो है क्रिस्टीना रसोटी। ठीक है, क्रिस्टीना रसोटी। ठीक है, क्रिस्टीना, एक मिनट। ठीक है, क्रिस्टीना रसोटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं दोस्तों ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्लियर है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो जॉन केबल है, जॉन केबल, तो ये भी दोस्तों ऑक्सफोर्ड के मोमेंट्स हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दो आपके दिए हैं, तो ये भी आप नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन में आपके दोनों दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, आपको डाउट नहीं करना है इसमें। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन जो है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से रिलेटेड पोएट है। ठीक है, जॉन केबल हो गया, हेनरी न्यूमैन हो गया, आर्थर ह्यू क्लॉक हो गया, क्रिस्टीना रसोटी हो गया, ये सारे जो हैं आपके ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के पोएट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों सही हो जाएंगे आपके। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है। हाउ मनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर कंपोज। ये तो आप सभी ने पढ़ा है, विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 154। ठीक है, कितने सोनेट लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने? 154 लिखे हैं। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि इन्होंने जो अपने सोनेट्स हैं वो किसको एड्रेस किए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो इनके सोनेट है 154, इसमें से आपको ध्यान रखना है सोनेट संख्या 1 से लेकर 126 तक ये एड्रेस हैं दोस्तों। किसको एड्रेस हैं? ठीक है, ये एड्रेस है आपके, किसको एड्रेस है? WH को। ठीक है, WH को एड्रेस है, WH यानी कि विलियम हर्बर्ट। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है सोनेट संख्या 127 से लेकर 152 तक। ठीक है, यानी कि सोनेट संख्या 127 से लेकर 152 तक जो सोनेट है इनकी, वो एड्रेस है दोस्तों किसको? डार्क लेडी को। ठीक है, डार्क लेडी का नाम पूछा जाता है तो याद रखेंगे मैरी फिटन। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा है तो ध्यान रखेंगे मैरी फिटन, FITTON। ठीक है, उसके बाद 153 और 154 जो दो सोनेट हैं इनके। ठीक है, 153 और 154, तो ये दो सोनेट जो हैं ये एड्रेस हैं दोस्तों, किसको एड्रेस हैं? ये एड्रेस हैं दोस्तों किसको बताइए? रोमन गॉड क्यूपिड को एड्रेस है। ठीक है, रोमन गॉड क्यूपिड, CUPID। ठीक है, क्यूपिड ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर के 154 सोनेट्स हैं, इनको आपने अच्छे से ध्यान रखना है कौन सा सोनेट किसको एड्रेस है। ठीक है, 1 से लेकर 126 तक WH को एड्रेस है, यानी कि विलियम हर्बर्ट को, और 127 से लेकर 152 तक ये डार्क लेडी को एड्रेस है, और सोनेट 153 और 154 जो है ये रोमन गॉड क्यूपिड को एड्रेस है। क्लियर है? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे दोस्तों। इन विच हार्डीज नोबल यूस्टेशिया वाई अपीयर्स। आपको बताना है थॉमस हार्डी के नोबल जो है किस नोबल में जो है यूस्टेशिया वाई जो है अपीयर होती है। चलिए आंसर कीजिए। अपीयर ऑफ ब्लू आइज, ठीक है, डेस्परेट रेमेडीज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर करिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप जानते हैं यूस्टेशिया वाई
आप जानते हैं किस में है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव में है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रिटर्न ऑफ नेटिव दोस्तों ये कब पब्लिश हुआ था, पूछ लिया जाएगा आपको। ये पब्लिश हुआ था 1878 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से दोस्तों रिटर्न ऑफ नेटिव से कैरेक्टर पूछे जाते हैं, जैसे आपका यूस्टेशिया वाई हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है डैमन वाइल्डेव। ठीक है, ये भी एक कैरेक्टर है इसमें, डैमन DAMON, डैमन वाइल्ड WILDEVE। ठीक है, डैमन वाइल्डेव जो है ये भी कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर आपने पढ़ा होगा योब्राइट, योब्राइट। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा योब्राइट कैरेक्टर किस में है, तो ये भी आपका द रिटर्न ऑफ नेटिव में है, योब्राइट। ठीक है, और एक कैरेक्टर और याद रखेंगे आपका डिग्रीविन। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा डिग्रीविन कैरेक्टर जो है आपका किस में है। ठीक है, DIGGORY, डिग्री VENN। ठीक है, डिग्रीविन ये भी कैरेक्टर आपका किस में है, द रिटर्न ऑफ नेटिव में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, द रिटर्न ऑफ नेटिव के आपको ध्यान रखने हैं, जैसे आपका यूस्टेशिया वाई। ठीक है, डैमन वाइल्डेव, योब्राइट, डिग्रीविन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है हाफ राइम वॉज प्रैक्टिस्ड बाय विलियम शेक्सपियर, T.S. एलियट, मिल्टन, W.B. ईट्स। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। हाफ राइम वॉज प्रैक्टिस्ड बाय, तो हाफ राइम को जो है किसने प्रैक्टिस किया था, हाफ राइम की, तो आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। करिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का। हाफ राइम वॉज प्रैक्टिस्ड बाय, राइट आंसर हो जाएगा आपका W.B. ईट्स। ठीक है, W.B. ईट्स राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। हाफ राइम दोस्तों इसको अन्य नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाफ राइम ऑल्सो नॉन एज स्लेंट राइम भी बोलते हैं इसको, SLANT, स्लेंट राइम, RHYME। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये भी मिल सकता है, स्लेंट राइम वॉज प्रैक्टिस्ड बाय पूछा जा सकता है, तो W.B. ईट्स ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ W.B. ईट्स दोस्तों आप जानते हैं, इनका आपको बॉर्न पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था W.B. ईट्स का 1865 में इनका जन्म हुआ था। पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, डबलिन में हुआ था, डबलिन आयरलैंड में। ठीक है, डबलिन आयरलैंड, क्लियर है। और साथ ही साथ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, डेथ भी नोट कर लें इनका। इनकी जो डेथ हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, 1939 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, बॉर्न और डेथ दोनों याद रखेंगे। साथ ही साथ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें, द सेकेंड कमिंग हो गया, द टावर हो गया। ठीक है, इनके वर्क्स हैं। ठीक है, ईस्टर हो गया, ये ईस्टर कई बार पूछा है इनका वर्क। ठीक है, EASTER, ईस्टर किसका वर्क है, ईस्टर W.B. ईट्स का है। यह आया था 1916 में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। लीडा एंड स्वान भी इनका वर्क है। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लेना है W.B. ईट्स को। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 का आंसर करेंगे दोस्तों। 9 है द रेनेसां स्टार्टेड इन, तो आप सभी जानते हैं रेनेसां जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यानी कि पुनर्जागरण की बात हो रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का, तो आप जानती हैं इटली। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेनेसां दोस्तों बिगेन इन इटली अराउंड द लेट 14th सेंचुरी में, ये इटली में इसका जो है क्या हुआ था, शुरुआत हुई थी पुनर्जागरण की। ठीक है, मैंने इसके बारे में रेनेसां का जो है डिटेल में आपको बता रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हु इज नॉन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। ठीक है, तो आपको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट का बताना है। तो आप सभी जानते हैं किसको बोला जाता है, इंग्लिश एसे का प्रिंस किसको बोला जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 का, चार्ल्स लैम्ब को बोला जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बॉर्न की बात करें तो बॉर्न आपको याद रखना है 1775 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और डेट की बात करें तो 1834 में। ठीक है, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। साथ ही साथ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने आपको बता रखे हैं चार्ल्स लैम्ब के, जैसे आपका एसेज ऑफ इलिया हो गया, 1823 में आया था। एसेज ऑफ इलिया
दूसरा लास्ट एसेज ऑफ इलिया आया था इनका 1833 में, ठीक है। और द ओल्ड फैमिलियर फेसेस आया था 1798 में, ठीक है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ रेनेसा। चलिए आप सभी ने पढ़ा है, फादर ऑफ रेनेसा किसको कहा जाता है? दांते, होमर, पेट्रार्क या फिर वर्जिल। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका, बताइए। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा फर्स्ट का? फादर ऑफ रेनेसा किसको बोला जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? पेट्रार्क, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी आप रेनेसा की बात हो रही है तो रेनेसा के बारे में आप जानती हैं दोस्तों, रेनेसा जो है एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। कैसा वर्ड है? एक फ्रेंच है वर्ड, ठीक है, ठीक है। फ्रेंच, एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब? रीबर्थ, ठीक है, रीबर्थ, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, द रेनेसा अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग रीबर्थ और स्टार्टेड इन 14th सेंचुरी, यानी कि कब स्टार्ट हुआ था रेनेसा? 14th सेंचुरी में जो है एक स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था अभी बताया था, इटली से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 2 का आंसर करेंगे, हु इज कॉल्ड ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा, ठीक है, ठीक है। हु इज कॉल्ड ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा किसको कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिए, बेन जॉनसन, जॉफ्री चौसर, क्रिस्टोफर मार्लो या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हु इज कॉल्ड ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा, ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा कहा जाता है दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लो को, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ रेनेसा, ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा, ठीक है, इस प्रकार से आपको पूछ लिया जाएगा, तो अच्छे से आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 3 का आंसर करेंगे दोस्तों, विलियम शेक्सपियर सोनेट्स वर पब्लिश्ड इन, यानी कि शेक्सपियर के जो सोनेट हैं दोस्तों कब पब्लिश हुए थे? ऑप्शन देखिए, 1609, 1610 या 1611 या फिर 1612। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का? तो राइट आंसर हो जाएगा 1609, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखेंगे इसको। और साथ ही साथ दोस्तों आप जानती हैं विलियम शेक्सपियर ने कुल कितने सोनेट लिखे थे? अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको, 154 सोनेट्स लिखे थे टोटल। और मैंने बताया था आपको कि कहाँ कहाँ किस किस को इन्होंने एड्रेस किए हैं, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ जो इनके सोनेट हैं दोस्तों, इनके सोनेट जो हैं 14 लाइन्स के हैं, ठीक है, यानी कि शेक्सपियर सोनेट्स इज अ 14 लाइन पोएम इन आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। राइम स्कीम पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है, इनके सोनेट्स की राइम स्कीम पूछी जाती है। तो राइम स्कीम क्या है इनकी सोनेट की? तो ये कई बार पूछा गया है, ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ डबल जी, ठीक है। ये जो है इनके राइम स्कीम है विलियम शेक्सपियर की, ध्यान रखेंगे, इसको पूछा जाता है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हु रोट द पोएम ऑल द वर्ड अ स्टेज, ठीक है। ये पोएम किसकी है आपको बताना है, ऑल द वर्ड अ स्टेज। चलिए आंसर कीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, टेनिसन या फिर इलियट। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज यानी कि पूरी दुनिया जो है क्या है, एक रंगमंच है, ठीक है, क्या है, पूरी दुनिया एक रंगमंच है। तो ये पोयम किसकी है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 4 का? बताइए 4 का राइट आंसर क्या होगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ऑल द वर्ड्स अ स्टेज यानी कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है। इट इज ए मोनोलॉग स्पोकन बाय द कैरेक्टर जैक्स। पूछा जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है किसने कहा है स्टेटमेंट को? तो ध्यान रखेंगे, इसको कहा है जैक्स के द्वारा,
JAQUES, जैक्स, ठीक है। जैक्स के द्वारा कहा गया है, ठीक है, इन शेक्सपियर्स पेस्टोरल कॉमेडी एज यू लाइक इट में, ठीक है। कहाँ पर कहा गया स्टेटमेंट? एज यू लाइक इट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको, ये भी आपको ध्यान रखा है किसने कहा है और किस में है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज इज ए मोनोलॉग स्पोकन बाय द कैरेक्टर जैक्स इन शेक्सपियर्स पेस्टोरल कॉमेडी एज यू लाइक इट, ठीक है। इसमें दोस्तों अगर आपने पढ़ा है तो इसमें जीवन के 7 अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों। विच एज मैथ्यू अर्नोल्ड बिलोंग्स टू? चलिए आंसर कीजिए। मैथ्यू अर्नोल्ड जो है ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज या फिर नन ऑफ दीज? तो मैंने कई बार बता रखा है आपको, ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड जो है किस में आते हैं बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विक्टोरियन एज, ठीक है। कौन सी एज से बिलोंग करते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड? विक्टोरियन एज से। अदर राइटर भी आपको ध्यान रखने हैं विक्टोरियन एज से। कौन कौन से राइटर हैं विक्टोरियन एज के? चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस हो गया, ठीक है। थॉमस हार्डी, साथ ही साथ आपको याद रखने और कौन कौन से राइटर हैं विक्टोरियन के? टेनिसन हो गया, ठीक है, टेनिसन, ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड हो गया, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है। और कौन है? रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग। तो सारे जो हैं दोस्तों आपके विक्टोरियन एज के पोएट्स हैं। आपको अच्छे से इनके नेम ध्यान में रखने हैं, कोई भी आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। 6 है दोस्तों, द होगार्थ प्रेस वॉज फाउंडेड बाय। तो होगार्थ प्रेस को किसने फाउंड किया था दोस्तों, आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए। मैथ्यू अर्नोल्ड हो गया, वर्जीनिया वुल्फ, फ्रांसिस बेकन या फिर नन ऑफ दीज? मैंने अच्छे से बताया था आपको, द होगार्थ प्रेस। चलिए किसने फाउंड किया था इसको बताइए, आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। और इसको कब फाउंड किया था ये भी आपको बताना है, ठीक। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए 6 का? द होगार्थ प्रेस वॉज फाउंडेड बाय वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्जीनिया वुल्फ और लियोनार्ड वुल्फ दोनों का नाम आता है इसमें, ठीक है। कभी आपको जो है वर्जीनिया वुल्फ ऑप्शन में ना मिले तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। लियोनार्ड, ठीक है, लियोनार्ड वुल्फ, ठीक है, क्लियर हो गया। और साथ ही साथ आपको बताना है दोस्तों इसको फाउंड कब किया? फाउंडेड इन 1917 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। होगार्थ प्रेस फाउंडेड इन 1917 बाय वर्जीनिया वुल्फ एंड लियोनार्ड वुल्फ, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी वर्जीनिया वुल्फ के बारे में आप जानती हैं दोस्तों। वर्जीनिया वुल्फ का आपको जन्म पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था 1882 में, इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ इनका जो है इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जैसे आपका मिसिस डॉलोवे आया था इनका 1925 में। टू द लाइट हाउस इनका वर्क है, ठीक है। एक बार आप नोट कर लेंगे, ठीक है। पढ़ा सब है आपने, ठीक है। बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है दोस्तों, ठीक है। जैसे आपका मिसिस, ये पिछले साल जो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। डॉलोवे यह था आपका 1925, ये सन पूछा था, ईयर पूछा था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ टू द लाइट हाउस, टू द लाइट हाउस, ठीक, टू द लाइट हाउस इनका कब आया था? ये आया था 1927, ठीक है, 1927 में आया था टू द लाइट हाउस। एक इनका वर्क है दोस्तों ऑरलैंडो, पूछ लिया जाएगा आपको ऑरलैंडो, ठीक है। ऑरलैंडो किसका वर्क है पूछ लिया जाएगा। ऑरलैंडो रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है। कब आया था ये ऑरलैंडो? इनका वर्क 1928 में आया था,
ठीक है। और एक इनका वर्क और आपको ध्यान में रखना है, द वॉइस आउट, ये भी कई बार पूछा है, द वॉइस आउट, VOYAGE, वॉइस आउट, ठीक है। द वॉइस आउट कब आया था इनका, ये आया था दोस्तों 1915 में, ठीक है दोस्तों। तो सारे इनके वर्क्स हैं, ध्यान रखने हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है। 7 है दोस्तों, सरोजिनी नायडू फर्स्ट कलेक्शन ऑफ द पोएम्स द गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश्ड इन। तो सारे आपको मैंने बता रखे हैं, गोल्डन थ्रेशोल्ड हो गया, द बर्ड ऑफ टाइम हो गया, द ब्रोकन विंग्स हो गया, द फीदर ऑफ डाउन हो गया, सारे इनके जो हैं क्या है दोस्तों, कलेक्शन है, ठीक है, आपको ध्यान में रखने हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, द गोल्डन थ्रेशोल्ड कब पब्लिश हुआ था, ये फर्स्ट जो है कलेक्शन है सरोजिनी नायडू का पोएम्स का। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का 1905, 1905 याद रखेंगे। द गोल्डन थ्रेशोल्ड कब पब्लिश हुआ था, 1905 में, ठीक है। ये पहला कलेक्शन है इनका, ठीक है। अगर दूसरा पूछा जाएगा तो फिर क्या आंसर करेंगे आप, ठीक है। दूसरा आया था इनका द बर्ड ऑफ टाइम, ठीक है। सेकंड, दूसरा कौन सा आया था, द बर्ड ऑफ टाइम, कब आया था ये आया था 1912 में, ठीक है, 1912 में, ठीक है। तीसरा कौन सा आया था, तीसरा इनका कलेक्शन कौन सा था, तीसरा था द ब्रोकन विंग, ये पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ लिया जाएगा, तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सरोजिनी नायडू फर्स्ट की जगह आपका पूछ लिया जाएगा कि थर्ड कलेक्शन ऑफ पोएम्स आपको पूछ लिया जाएगा, थर्ड कलेक्शन ऑफ पोएम कौन सा है इनका, द ब्रोकन विंग, कब आया पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ब्रोकन विंग, तो ब्रोकन विंग कब आया था इनका, ये आया था 1917 में, ठीक है। उसके बाद जो चौथा है, चौथा कौन सा है, द फीदर ऑफ डाउन, ठीक है, द फीदर ऑफ डाउन, ठीक है। ये कब आया था इनका चौथा, 1961 में, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो पोइट्री कलेक्शन है दोस्तों आपको अच्छे से याद रखनी है सरोजिनी नायडू के। पहला आपको याद रखना है, पहला कौन सा है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में, दूसरा द बर्ड ऑफ टाइम 1912, तीसरा द ब्रोकन विंग 1917 और चौथा द फीदर ऑफ डाउन 1961, ठीक है। चारों याद रखने हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, किसी भी क्रम में आपको चौथा पूछ लिया जाएगा, तीसरा पूछ लिया जाएगा, दूसरा पूछ लिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे दोस्तों। 8 है आपका, द फेवरेट पोएट ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉज, ठीक है। फेवरेट पोएट कौन थे जवाहरलाल नेहरू के, आपको बताना है, टी एस इलियट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, WB येट्स या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर बताइए, द फेवरेट पोएट ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। फेवरेट पोएट कौन थे जवाहरलाल नेहरू के, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में, पिछले उसमें स्लाइड में आपको बताया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। इनके पुलिट्जर प्राइज़ पूछे जाते हैं, इनको कितने पुलिट्जर प्राइज़ मिले थे और कब मिले थे और किसके लिए मिले थे, मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। इनका जन्म रॉबर्ट फ्रॉस्ट का 1874 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये भी मैंने पहले बता रखा है आपको, ठीक है। एक अमेरिकन पोएट हैं, साथ ही साथ इनके जो पुलिट्जर प्राइज़ हैं उनको आपको ध्यान में रखें। 1924 में मिला था पहला, दूसरा मिला था इनको 1931 में मिला था, तीसरा मिला था 1937 और चौथा मिला था 1943 में, ठीक है। पहला किसके लिए मिला था, मैंने बताया था आपको, पहला किसके लिए मिला था इनको, न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था, न्यू हैम्पशायर के लिए। दूसरा मिला था इनको, किसके लिए मिला था, कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला था, कलेक्टेड पोएम्स। तीसरा जो इनको मिला था किसके लिए मिला था, अ फर्दर रेंज के लिए मिला था, फर्दर रेंज, ठीक है। और चौथा जो मिला था इनको किसके लिए मिला था, विटनेस ट्री के लिए, विटनेस ट्री, ठीक। चारों आपको ध्यान में रखने हैं। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आप जानती हैं कौन कौन से हैं, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। मेंडिंग वॉल हो गया, फायर एंड आइस हो गया, बिटचेज हो गया, ठीक है। और बॉयज़ विल हो गया, नॉर्थ ऑफ बोस्टन भी पूछा जाता है, इनका एक वर्क है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ठीक है। किसका वर्क है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही वर्क है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करेंगे। 9 है दोस्तों, क्या है देखिए, एगिस इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स,
ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो एगिस कैरेक्टर है ये शेक्सपियर की किस वर्क में आपको देखने को मिलता है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, सिम्बरलिन या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों? ठीक है, क्या इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप? एगिस। ठीक है, तो एगिस कैरेक्टर दोस्तों कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में ये कैरेक्टर है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये कैरेक्टर्स जो है दोस्तों ये पूछे जाते हैं तो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। पूछ लिया जाएगा आपको एक कैरेक्टर, जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि हरमिया, ठीक है, हरमिया जो कैरेक्टर है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये भी दोस्तों किस में है? आपका अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है कैरेक्टर हरमिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एक कैरेक्टर और पूछ लिया जाएगा आपको, थीसियस, THESEUS। ठीक है, थीसियस कैरेक्टर भी कहाँ है आपका? ये भी आपका अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों एक कैरेक्टर और याद रखेंगे, हेलेना, HELENA, हेलेना जो है ये भी कैरेक्टर किस में है? ये भी आपका अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में कैरेक्टर है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, एडिसन एंड स्टीली व जॉइंट एडिटर्स ऑफ। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टीली के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि इनका जो जॉइंट, ये दोनों जो हैं जॉइंट एडिटर्स थे, किसके थे? टेटलर, द स्पेक्टेटर, द रैम्बलर या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 का दोस्तों? आप सभी ने पढ़ा है द स्पेक्टेटर। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द स्पेक्टेटर इज अ फिक्शनल ग्रुप ऑफ जेंटलमैन क्रिएटेड बाय जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील। ठीक है, एक ये फिक्शनल ग्रुप था दोस्तों जेंटलमैन का, ठीक है, जिसको क्रिएट किया था जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करना है दोस्तों। 11 है, हु इज द नेम ऑफ द सेंट्रल फिगर इन टैगोर्स प्ले मुक्तधारा। ठीक है, तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर का एक प्ले है दोस्तों मुक्तधारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा कि मुक्तधारा प्ले जो है किसका है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे टैगोर का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का। यहाँ पर आपको सेंट्रल फिगर पूछा है इसमें। ऑप्शन देखिए, किंग रंजीत, प्रिंस अभिजीत, अम्बा या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, मुक्तधारा जो प्ले है दोस्तों, मुक्तधारा प्ले रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा है इसमें सेंट्रल फिगर कौन है, तो सेंट्रल फिगर इसमें कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रिंस अभिजीत। ठीक है, ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रिंस अभिजीत जो है मुक्तधारा प्ले में जो है ये सेंट्रल फिगर है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा कि मुक्तधारा जो प्ले है इसको कब लिखा था टैगोर ने। ठीक है, तो इसको लिखा था रिटन, कब लिखा था? रिटन इन 1922, 1922 में लिखा था दोस्तों इस प्ले को रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, मुक्तधारा याद रखेंगे। ठीक है, मुक्तधारा द फ्री स्ट्रीम इज अ पावरफुल सिंबॉलिक प्ले है। ठीक है, किस प्रकार का प्ले है कि सिंबॉलिक है, इस प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा, सिंबॉलिक प्ले। ठीक है, सिंबॉलिक प्ले है मुक्तधारा, और कब लिखा गया था इसको? 1922 में। ठीक है, इसमें जो कैरेक्टर हैं वो पूछे जाते हैं। सेंट्रल फिगर तो आपको पता है प्रिंस अभिजीत, इसके अलावा भी आपको कैरेक्टर पूछ ले जाएंगे इसमें से। ठीक है, अभिजीत के अलावा कौन है और बताइए? रंजीत हो गया। ठीक है, रंजीत भी कैरेक्टर है इसमें। ठीक है, रणजीत। ठीक है, और कौन कौन से हैं? संजय इसमें कैरेक्टर है, संजय। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 का आंसर करेंगे दोस्तों, द राइटर ऑफ प्रोवाइड इज। चलिए आंसर कीजिए। प्रोवाइड जो है दोस्तों किसने लिखा है इसको? वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, W.B. येट्स, फ्रांसिस बेकन।
चलिए आंसर कीजिए। प्रोवाइड, प्रोवाइड एक पोयम है दोस्तों ये, ठीक है, पोम है। किसने लिखा है इसको बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए राइट आंसर क्या होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो प्रोवाइड, प्रोवाइड जो पोयम है किसने लिखा है इसको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 13 का आंसर करेंगे दोस्तों। 13 है द टू सिटीज रेफर्ड टू इन अ टेल ऑफ टू सिटीज आर लंदन एंड पेरिस, लंदन एंड रोम, रोम एंड पेरिस। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, अ टेल ऑफ टू सिटीज। किसने लिखा है टेल ऑफ टू सिटीज बताइए। अ टेल ऑफ टू सिटीज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि यहाँ पर टू सिटीज़ को जो है यहाँ पर टू सिटीज़ के बारे में बताया गया है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़। तो टू सिटीज़ कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा लंदन एंड पेरिस, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। टू सिटीज़ कौन कौन सी हैं, लंदन एंड पेरिस। LP याद रखेंगे, ठीक है, शॉर्ट में। क्लियर है। साथ ही साथ आपको ये पूछ लिया जाएगा कि जो ये अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है ये दोस्तों किस प्रकार का इनका नोवेल है, ठीक है। क्या है दोस्तों ये कि नोवेल है, ठीक है। अब किस प्रकार का नोवेल है पूछ लिया जाएगा, तो ये है दोस्तों हिस्टोरिकल नोवेल, ठीक है। किस प्रकार का नोवेल है ये, हिस्टोरिकल, ठीक, ध्यान रखेंगे। अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ फेमस हिस्टोरिकल नोवेल अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। ये किसके बारे में है, अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको ये पूछ लिया जाएगा टेल ऑफ टू सिटीज जो है ये कब पब्लिश हुआ था, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये पब्लिश हुआ था दोस्तों ध्यान रखेंगे 1859 में, ठीक है। 1859 में पब्लिश हुआ था दोस्तों अ टेल ऑफ टू सिटीज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 का आंसर करना है। 14 है दोस्तों, हु वॉज द मेंबर ऑफ कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। चलिए कौन था मेंबर कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री का, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम हैजलिट, लैम्ब या फिर आपका कीट्स। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में कितने मेंबर्स थे, ठीक है। ये मेंबर्स कौन कौन से थे आपको पूछा जाता है, कौन कौन से इसमें राइटर आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 का, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री के मेंबर थे विलियम हैजलिट, ठीक है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री के जो मेंबर्स हैं उनके आपको राइटर्स नेम ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से राइटर्स आते हैं, शैले हो गया, विलियम हैजलिट, ठीक है, और कौन कौन आते हैं बताइए, ले हंटा आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। हु सेड अबाउट पोइट्री इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। चलिए आंसर कीजिए, ये तो आपने कई बार पढ़ रखा है। हु सेड अबाउट पोइट्री, किसने कहा है पोइट्री के बारे में, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। T.S. इलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। कई बार आपने पढ़ा है, ठीक है। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट आपको पढ़ा होगा आपने पहले। तो राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। किसने कहा है पोइट्री के बारे में, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।